याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाया। कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। कहते हैं कि भाई लोग घर के बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन हमारी सीमा का थी घर के अंदर, यानी हम लोग घर के अंदर ही खेल सकते, घर के बाहर जाकर नहीं खेल सकते। घर में भी वो बहुत सारे खेल खेलती थी। किसके साथ? तो अपने भाई और बहन के साथ, अपनी बड़ी बहन सुशीला के साथ। इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। कहते हैं कि पहले हम लोग घर में ही खेलते थे, लेकिन हमारे घर जो थे चारों तरफ से बंद नहीं रहते थे। बीच से एक दीवार खुलता था, बीच में एक दरवाजा रहता था। उस दरवाजे से फिर मान लीजिए ये घर है, यहाँ दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ दरवाजा है। इस दरवाजे से अगर निकलते तो बाहर नहीं जाते, इस दरवाजे से दूसरे के घर में प्रवेश करेंगे। फिर उस दरवाजे उसके घर से, यानी उस तरह से पूरे मोहल्ले तक एक दरवाजा जो खुलता था, सबके घरों से दरवाजा खुलता जाता, पूरे मोहल्ले में घूम फिर के फिर अपने घर में पहुंच जाते थे। इस तरह का था। लेकिन आज हम लोग जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं कि पड़ोस कल्चर, उससे हम लोग विच्छिन्न हो गए, यानी उससे दूर हो गए। पड़ोस कल्चर, इससे हम लोग दूर होते जा रहे, विच्छिन्न। इससे हम लोग विच्छिन्न होते जा रहे हैं। हमारी सोच जो है वो संकुचित होती जा रही है, असहाय, असुरक्षित। हम अपने आप को हम लोग छोटा समझने लगे हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, असहाय और असुरक्षित भी महसूस करते हैं। अपने ही घरों में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। असहाय यानी कोई भी सहारा नहीं है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारकर अपनी युवावस्था का आरंभ किया। कहते हैं कि कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र, यानी शुरू में जब वो कहानी लिखती थी तो उसके पात्र इसी मोहल्ले के बच्चे थे, जिस मोहल्ले में वो रहती थी। कौन? मन्नू भंडारी। तो उसी मोहल्ले के बारे में, उसी मोहल्ले के लोगों के बारे में वो चर्चा की है, उसी मोहल्ले के लोगों का नाम उसमें दी है अपनी किताब में, कहानियों में। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं, अपने परिवार का छोड़कर। अपने परिवार में 1-2 का ही नाम इन्होंने दिया है, 1-2 का ही जिक्र भी ये किए हैं और सबका नहीं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। कहते हैं कि बस इनको जब वो देखती थी, सुनती थी, इनके बीच
भाव, सोच, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय, एक सुखद आश्चर्य। उन्हें आश्चर्य और महाभोज उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। उस समय इनके घर में जो शादियां होती थी लड़कियों की, तो उम्र 16 साल की होनी चाहिए और शिक्षा कहाँ तक, तो मैट्रिक यानी बोर्ड एग्जाम लिखे। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। उनकी बड़ी बहन जो थी 1944 में उन्हें यह योग्यता प्राप्त हो चुकी थी, वो 16 साल की हो गई और मैट्रिक पास हो गई, इसलिए उनकी शादी कर दी गई और वो कहाँ चली गई, कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। इन दोनों की छत्र छाया जब हट गए तब इन्हें अपने वजूद का एहसास हुआ। इन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं क्या हूँ, इस घर में मेरा कोई महत्व है या नहीं है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। जब इनकी बड़ी बहन शादी करके चली गई तब इनके पिताजी का ध्यान इनकी तरफ मुखातिब हुआ, तब वो इसकी तरफ देखे। उसके बाद ये बार बार यही बात बोलते थे कि मेरी बेटी रसोई घर में कदम भी नहीं रखेगी। रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। कहते थे उनकी सोच थी कि जो भी किचन में रहता है, जो भी रसोई घर में रहता है, वो अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंक दिया, खत्म कर दिया। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। बहस करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में तो कितना भी कुछ हो रहा हो,
लिखती हुई थी। कहते हैं कि जहां मैंने जिस हाई स्कूल में मैंने ककहरा सीखा वही 1 साल पहले इनकी वहां नियुक्ति हुई, यानी कि इनकी पोस्टिंग उसी कॉलेज में हुई थी जहां की वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी। ककहरा जानते हैं किसे कहते हैं? 12 खड़ी को। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीते ना बीते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, आज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। वही शीला अग्रवाल जी जो थी उन्होंने ही इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। उसके बाद इन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे कवियों की किताब पढ़ने के लिए दी, जिससे पढ़कर उन्हें बहुत सारी प्रेरणा मिली। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता बहुत अच्छा लगा था। आज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। अब जैसे कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, प्रेमचंद की किताब गबन गोदान वो पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब कुछ और बड़े हो जाइएगा, जब तब उसे पढ़ोगे तब कुछ समझ में आएगा। वैसे ही इनके साथ भी हुआ था। इनके साथ तो मन्नू भंडारी के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। उनके समझ में अगर कुछ नहीं आता था तो अपनी प्राध्यापिका जी के साथ बैठ करके उस पर बहस करती थी। बात करने के बाद वो समझती थी, कुछ समझती थी, कुछ नहीं भी समझती थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। उनके पिताजी चाहते थे ये राजनीति में आए, राजनीति को समझे। ये उस समय नहीं समझती थी, लेकिन शीला जी ने क्या किया, इनको उस ओर भी खींच लिया, साहित्य की ओर तो खींचा ही। उसके बाद इन्होंने मन्नू भंडारी को प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हें भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, तुम्हें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला उस समय सब लोग अपने देश को आजाद कराने में लगे हुए थे, तो क्या उस समय घर में बैठना किसी को शोभा देता? नहीं देता। इसलिए कहते हैं अगर घर में भी बैठते तो बैठा नहीं जाता। प्रभात फेरियां, जुलूस जो निकलता है उसे प्रभात फेरी कहते हैं। हड़तालें, सुबह सुबह प्रभात फेरियां, सुबह सुबह लोग घूमने निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसी को प्रभात फेरियां यानी सुबह के टाइम में, प्रभात यानी सुबह। हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था, यानी हर युवा की खुशी थी उसमें। वो चाहते थे कि ऐसा हो। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक बवंडर घर में मचा हुआ था। और पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू जानू समझू, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। वो कहते थे लड़की है, घर में ही जो आते उनके साथ उठना बैठना, बातें करना, बहस करना, बाहर नहीं जाना। लेकिन इनका था कि नहीं, मैं जुलूस में भी जाऊंगी, जगह जगह भाषण होता है वहाँ भाषण में भी शरीक हूँ,
प्रतिष्ठा जो है वो बनी रहनी चाहिए, वो उसका बोलबाला हो, ना कि पैसे। पैसे तो सब कमाते हैं, इज्जत सभी लोग नहीं कमाते हैं। और उनके पिताजी की बस एक ही चाह थी कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे। कोई भी मनुष्य चाहता है कि उसे इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता रहे। इसके चलते मैं एक बार अपने कोप से बच गई थी। कोप यानी गुस्सा। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उनके पिताजी को एक पत्र आया। प्रिंसिपल एक पत्र लेकर के गई कि आप आकर के मुझसे मिलिए, आपकी बेटी कुछ ऐसा कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए। पत्र पढ़ते पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। अब वो कहते हैं कि यह लड़की जो है मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी। आज आप लोगों को यही मैं समाप्त करती हूँ। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग फिर जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।